साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। आज मैं पढ़ाने नहीं आया हूं। बहुत सारे सवाल आप सबके मन में रहते हैं, बहुत सारे जहन में प्रश्न आपके रहते हैं और आप पूछ नहीं पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि समय नहीं बन पाता है। पब्लिक क्लास रहती है, कुछ पढ़ाता रहता हूं जिसमें आपसे चर्चा नहीं हो पाती है। आज के इस एपिसोड में हम आपसे केवल बात करेंगे। ये 15 से 20 मिनट तक का पूरा सेशन होगा जिसमें हम चर्चा करेंगे कि तैयारी कैसे करें, और इसमें आप सबके सवाल ही आमंत्रित किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, और आपसे आशा करते हैं कि आप लोग हमें कमेंट करके अपने जो भी सवाल हैं उन सवालों से हमको अवगत कराएंगे। चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, और ऐसे सवाल होते हैं कि वो जब तक ऑफलाइन में न मिलें तब तक बात नहीं हो पाती है। तो हमने कहा कि ऑफलाइन जैसे हम लोग तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि भाई अगर सर हमसे कहीं मिलते या सर से फ़ोन पे बात हो जाती तो मैं सर से पूछ लेता कि सर तैयारी कैसे करें। ये बात हो ही नहीं पाती कभी। तो चलिए आज इसीलिए मैंने ये रखा कि आज इसमें केवल ये बात होगी कि हिंदी के अध्यापक कैसे बने या हिंदी की तैयारी कैसे करें। तो ये एपिसोड केवल इसी बात पर निर्भर करेगा, तो जिसमें आप सबके केवल सवालों के ही जवाब यहां पर हम देने का प्रयास करें। तो केवल ये बातचीत का ही दौर रहेगा। आराम से बैठ के आप लोगों से बात करूंगा मैं खूब बढ़िया से, जिससे आप सबके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। चलिए तो सवाल आप लोग जल्दी जल्दी देते जाइएगा, हम उस पर बातचीत करते चलेंगे। देखिए सबसे पहले सबका स्वागत है। आज इसमें रीता शर्मा और सुमित पांडे। सुमित जी ने सवाल पूछा है कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो सुमित जी का है। तो सबसे पहले मैं प्रयास करूंगा कि सुमित जी के ही सवालों से अपनी बात को शुरू करूं। देखिए कहां से शुरू करूं, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये बहुत ज्यादा लोगों का सवाल होता है। तो इसका एक ही जवाब है कि आप सबसे पहले पाठ्यक्रम को डाउनलोड कर लीजिए और पाठ्यक्रम को अपनी हाथों से लिखिए। हम लिखने की परंपरा भूल जा रहे हैं, नहीं लिखते हैं हम। नोट्स चाहते हैं कि पीडीएफ के रूप में हमको नोट्स मिल जाए, या कहीं नोट्स मिल जाए उसका फोटो कॉपी करवा लें, हम उसी से काम चलाना चाहते हैं। तो मैं आपको एक ही चीज का हिदायत देना चाहूंगा कि अगर आप हिंदी के मास्टर, हिंदी के अध्यापक बनना चाहते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी एलटीनेट प्रोफेसर कोई भी परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो लिखना शुरू कर दीजिए। बिना लिखे हुए चयन नहीं होगा, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो इन हाथों से हम लिखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में 8 तरह की तंत्रिकाएं जो है एक साथ काम करती हैं, और वो चीजें आपको याद करने में सहायक होती हैं। तो बिना लिखे अगर आप पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको चीजें कम याद होंगी और आप उन चीजों को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि पेन कॉपी उठा लीजिए और इसमें आप क्या करिए, लिखना शुरू करिए, और पहले बार में आप पूरे पाठ्यक्रम को लिख डालिए। पाठ्यक्रम को लिखने के बाद आप पूरे पाठ्यक्रम को पढ़िए ईमानदारी से 3 बार। पूरे पाठ्यक्रम को 3 बार पढ़िए और उस पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करिए कि पाठ्यक्रम में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, ये किस किस तरह का टॉपिक में सब टॉपिक दिया गया है, वो सारी चीजों को समझने का प्रयास करिए। कितनी बार पढ़ के, कम से कम 3 बार पढ़ के, और उस पूरे को आप एक जगह कॉपी में पाठ्यक्रम को उतार लीजिए। जैसे आपने पाठ्यक्रम को उतार लिया, अब आपका काम शुरू होता है कि देखे भाई कि पेपर आता कैसे है। तो दूसरा हमारा काम होगा पाठ्यक्रम को लिखने के बाद पेपर को देखने का। तो जिस भी सेगमेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो केवल टीजीटी का पेपर पहली बार उठा के देखिए। केवल पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, केवल पीजीटी का पेपर उठा के देखिए। पहली बार में आपको केवल वही पेपर उठा के देखना है जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। अब ये काफी कठिन है क्योंकि मार्केट में जो भी पेपर मिल रहे हैं वो सम्मिलात में मिल रहे हैं, लेकिन आप प्रयास करिए कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वह ढूंढिए जिसमें केवल वही हो। टीजीटी का दे रहे केवल टीजीटी हो, पीजीटी का दे रहे केवल पीजीटी हो। उसको क्या करिए, पहली बार में आप बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रुकावट के आप पूरा सवाल सॉल्व कर डालिए।
उत्तर देख देख के, पहले का बी, दूसरे का सी, चौथे का डी, इस तरह से पेंसिल से पूरे को सॉल्व कर डालिए। पहला आपने काम कर लिया। फिर दूसरे फेज में आपको क्या करना है कि जितना आपने प्रश्न सॉल्व किया है उन सभी प्रश्नों के सामने पेंसिल से आप लिखते जाइए कि ये किस टॉपिक का प्रश्न है। जो आपने पाठ्यक्रम 3 बार पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग आप लिखते जाइए कि यह जो प्रश्न है ये किस टॉपिक का है। सेकेंड राउंड में आपने पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सामने लिख लिया कि ये किस टॉपिक का प्रश्न है। थर्ड राउंड में आप क्या करेंगे कि फिर से उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपने उत्तर देख देख के हल किया था। तीसरी बार में पीवाईक्यू के प्रश्नों को हल करेंगे और जो प्रश्न गलत होगा ईमानदारी से उसके बगल में आप गोला लगाते जाएंगे। और चौथे राउंड में आप क्या करेंगे कि एक कॉपी पे लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट में लिखेंगे ईमानदारी से कि किस टॉपिक से आपके कितने प्रश्न गलत हुए। जैसे कहानी से 15 प्रश्न, रिपोर्टाज से 10 प्रश्न, काव्य पंक्तियों से 15 प्रश्न, व्याकरण में रस छंद अलंकार से 10 प्रश्न। इस तरह से सभी टॉपिक के अनुसार आप लिखेंगे कि किस टॉपिक से आपके कितने प्रश्न गलत हुए। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब यहां से आपको मालूम चल गया कि पाठ्यक्रम क्या है, पेपर कैसा आता है और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज आपको क्या हो गई, मालूम चल गई। अब यहां से आप तैयारी करने लायक हुए, यानी यहां से अब आप तैयारी शुरू कर सकते। ठीक है, तो अभी और लोगों का सवाल है कितने घंटे और कैसे पढ़े। कैसे पढ़े ये मैंने आपको बता दिया, कितने घंटे पढ़े देखिए इसका कोई भी निर्धारित नहीं है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ना है। क्योंकि आपको याद रखना है कि आप जैसे 1 लाख लोग नौकरी पाना चाहते हैं आप वाली, यानी फाइट बहुत ज्यादा है, तो हमें प्रतिदिन उनसे ज्यादा पढ़ना है। आप ये सोचिए कि आज बारिश हो रही है, पकौड़े तल के खाते हैं और सोते हैं, उस समय आपको याद रखना चाहिए कि उसी आपकी सीट के लिए 100 लोग पढ़ रहे होंगे। जिस दिन आपको बुखार आ गया, आप सोचते कि आज नहीं पढ़ेंगे, आज बुखार है, उस समय भी आपको यह सोचना चाहिए कि जिस सीट के लिए आप फाइट कर रहे हैं, आपके जैसे ही 10 लोग उसी सीट के लिए उस समय पढ़ रहे होंगे जिस समय आप छुट्टी ले रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं। जिस दिन आपके बुआ की शादी, आपकी शादी, मामा काका किसी की शादी हो रही है, उसमें आप एंजॉय कर रहे हैं, उस समय भी आपको याद रखना चाहिए कि उसी सीट के लिए जो आपके प्रतिद्वंदी 10 लोग हैं वो पढ़ रहे होंगे। ये जब तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा, जो ज्यादा पढ़ेगा वही ले जाएगा। आप किसी के यहां भी पढ़ लीजिए, चयन नहीं होगा जब तक आप अपने से सीरियस नहीं होंगे। तो इसलिए कम से कम 6 घंटे आपको पढ़ना चाहिए, कम से कम 6 घंटे, और परीक्षा को नजदीक देखते हुए कम से कम 12 घंटे की तैयारी आपको करनी है। और इस 6 घंटे में क्या करना है, तो 4 घंटे में साथियों तो आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, 4 घंटे में तो आपको पूरा पढ़ना है और बचे हुए 2 घंटे, तो 2 घंटे जो आपको बच रहे हैं, 4 घंटे में आप रिवीजन करिए, कोर्स पढ़िए, कुछ भी करिए। इस 2 घंटे में क्या करेंगे, 1 घंटे में या 2 घंटे में 1 साल का पीवाईक्यू आप जरूर सॉल्व करें। यानी एक पेपर पीवाईक्यू बिना सॉल्व किए आप नहीं सोएं। अब ये पीवाईक्यू आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआरसी प्रवक्ता, किसी का भी पीवाईक्यू मिल जाए, टारगेट रखिए कि जब तक एक पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करूंगा तब तक मैं नहीं सोऊंगा। ये आप मतलब कसम खा लीजिए। ठीक है, तो एक पीवाईक्यू आपको पर डे सॉल्व ही सॉल्व करना है। तो आपको महीने में 4 ओएमआर सीट पर पेपर सॉल्व करना है। मतलब कुछ भी हो जाए, ओएमआर सीट ला लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर 4 ओएमआर सीट पर आपको पेपर करना ही करना है, चाहे दुनिया धर से उधर कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको 4 ओएमआर सीट पर पीवाईक्यू करना, फुल लेंथ टेस्ट करना है, फुल लेंथ टेस्ट करना है जिसमें 125 प्रश्न। ठीक है, होता यह है कि जब आप पहली बार ओएमआर सीट को देखते हैं तो लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके ऐसे गलत होते हैं जो आपने बुकलेट में तो दूसरा सही किया था, लेकिन ओएमआर भरते समय आपने दूसरा भर दिया और आपको टाइम मैनेजमेंट का मालूम नहीं होता, पता नहीं होता है कि आप 125 प्रश्न कितने टाइम में गोला भर पाएंगे या सही गोला कैसे भरना चाहिए। कई बार एक ही लाइन में आप 2-2 गोला भर देते हैं। तो इस तरह की गलतियां बहुत होती हैं और सबसे होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि आपने कभी भी ओएमआर सीट पर प्रैक्टिस नहीं की है। तो आप ओएमआर सीट पर प्रैक्टिस महीने में कम से कम 4 बार अवश्य करें
अलार्म लगा के करें, 2 घंटे में 125 प्रश्न सॉल्व भी करें और उसको बुकलेट में भी देखते हुए ओएमआर सीट पर भरें। तो ये काम आपको करना ही करना है, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप समस्या। ठीक है, कालिदास, बहुभूति भारवी, माघ, दंडी, श्री हर्ष और भी रचनाकारों को पढ़ना है। देखिए हिंदी जी, जो भी आपका नाम है हिंदी वाला, टीजीटी में कम रचनाकार हैं, पीजीटी में अधिक रचनाकार हैं। तो यहां पर आपको टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी वाले, पीजीटी वाले, पीजीटी वाले, जितने भी रचनाकार दिए गए संस्कृत साहित्य में उतने ही पढ़ने हैं। लेकिन जो उपजीव्य ग्रंथ है उसके विषय में आपको पूरी जानकारी रखनी। उपजीव्य ग्रंथ का मतलब जैसे वेद थोड़ा बहुत, वेदांग, उपनिषद, व्याकरण, सूक्त, अरण्यक, इसके अलावा रामायण, महाभारत, ये इसके विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको अतिरिक्त रखनी है। इसके अलावा इन जो कवियों ने रचनाएं लिखी हैं उन रचनाओं के भी पात्र, मुख्य कथन, मुख्य आलोचनाएं, मुख्य टीकाएं जो उस पर लिखी गई हैं, यह भी आपको पढ़ना है। यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सुशील जी ने पूछा यूट्यूब का जो भी प्रैक्टिस करते हैं सर उसका पीडीएफ भेज दें, जैसे क्लास के बाद में पीडीएफ रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ये व्यवस्था करवा देंगे। सर जी सन मिक्स हो जाते हैं। ठीक है रीता जी, देखिए सन के लिए क्या है कि एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूं सन को याद करने की। सन को कभी भी याद करें तो किसी से कनेक्ट करके याद करें, किसी से जोड़कर याद करें, तो कभी भी आपको सन गलत नहीं होगा। अब कनेक्ट कैसे करेंगे? जैसे आप याद करें कि जिस साल आप 1991 में पैदा हुए उसी साल क्या कर दिया गया? कोर्ट मार्शल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कोर्ट मार्शल कर दिया गया। अब कोर्ट मार्शल क्या है? एक नाटक है जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो जो भी रचनाएं आप अपनी जन्मतिथि, पत्नी की, प्रेमिका की, प्रेमी की, माता पिता की, अपने बाबा की, आजी की, दादा का, ठीक है, इसके अलावा कोई बड़ी घटना उसके आसपास की हो तो उससे जोड़ लीजिए। कि कैसे जोड़ना है? कि जैसे 1857 की क्रांति से ठीक 7 साल पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, तो 1857 की क्रांति तो सबको याद रहती है। अब इससे जोड़कर जो भी डेट आप याद रखेंगे वो नहीं भूलेगी। लेकिन अगर केवल आप 1850 याद रखेंगे तो भूल जाएगा। 1947 को याद करिए कि 1947 के 100 साल बाद क्या हुआ, या 1947 के 100 साल पहले यानी 1847 में पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। उसका दूसरा भाग आता है 1839। कैसे याद रखेंगे? इसको भी आप जोड़िए कि 1847 के कितने साल पहले 1839 में हिंदी का पहला इतिहास लिखा गया। तो तिथियों को किसी न किसी के जन्म तिथि के आधार पर, किसी बड़ी घटना के आधार पर, किसी युद्ध के आधार पर, या जो रचना डेट आपको एकदम से याद हो गई वो कभी नहीं भूलेगी, उससे 10, 20, 50, 100 साल जोड़कर याद रखिए, तो ऐसे रचनाएं और उनकी तिथियां आपको याद रहेंगी। ठीक है, रचनाओं के सन कैसे याद करें? अविरल अविरल जी ने पूछा है कि रचनाओं के समय कैसे याद करें। बहुत बढ़िया सवाल है, बात करते हैं। दरअसल जो रचनाओं की डेट है, सभी रचनाओं की डेट नहीं याद करनी है। देखिए रचनाओं की डेट वो याद करनी है जो रचनाएं आपकी क्या कह सकते हैं उसको, अमर हैं, या उसको क्या एक शब्द में कहते हैं, कालजयी हैं। काल को जय करने वाली जो रचनाएं हैं कालजयी रचनाएं। कालजयी रचनाएं और कालजयी रचनाकार, रचनाकार या पुरस्कृत रचनाएं, इन्हीं को ही याद करना है। अब जैसे आप एक बार सोचिए कि आपसे मैं कहूं कि जयशंकर प्रसाद का नाम लेते ही उनकी कौन सी रचना आपको याद आ जाती है? आप कहेंगे कि कामायनी, मतलब कामायनी की डेट आपको याद रखनी है। आपसे कहूं कि रामचंद्र शुक्ल का नाम आते ही उनकी कौन सा निबंध उनका एकदम जुबान पे आ जाता है? आप कहेंगे सर एक तो श्रद्धा और भक्ति आ जाता है और एक कविता क्या है आ जाता है। मतलब इसकी भी डेट आपसे पूछ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आते ही उनका कौन सा नाटक आपके जुबान पे आ जाता है? आप कहेंगे सर अंधेर नगरी, मतलब इसकी डेट पूछी। आपसे कहूं
कि अच्छा ये बताइए कि पंत का नाम आते ही कौन सी रचना उनकी जुबान पे आ जाती है। तो वो रचनाएं जो कालजयी हैं उनकी डेट आपको याद ही रखना है। कुछ रचनाएं इस तरह से हैं जो क्या होती हैं कि वो निर्णायक साबित हो जाती हैं, जैसे छायावाद का घोषणा पत्र, छायावाद की प्रयोगशाला। अब छायावाद की प्रयोगशाला झरना 1918 जरूर याद रखना होगा, और छायावाद का घोषणा पत्र पल्लव, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है। तो जो रचनाएं कालजयी हैं जिसकी वजह से बड़ा परिवर्तन और उलटफेर होता है, जैसे हिंदी का प्रथम जो भी रचनाएं हैं वो याद रखनी हो, किसी रचनाकार की पहली रचना और किसी रचनाकार की अंतिम रचना, किसी काल की पहली रचना और उस काल की सबसे अंतिम रचना, प्रथम अलंकारवादी आचार्य, अंतिम अलंकारवादी आचार्य, प्रथम रसवादी आचार्य, अंतिम रसवादी आचार्य, प्रथम अलंकारवादी कृति, अंतिम अलंकारवादी कृति, प्रथम शास्त्री कवि, अंतिम शास्त्री कवि। तो प्रथम और अंतिम ये भी आपको याद रखना है, जिससे टर्निंग पॉइंट बन रहा है वो भी आपको याद रखना है। कोई रचनाकार अगर पुरस्कृत हो गया, मान लीजिए यहां पर कोई कालजयी रचनाकार नहीं लेकिन किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिस रचना पे मिला वो तो याद ही करना, उसके अलावा भी जिन रचनाओं पर उनको पुरस्कार मिला है या नहीं मिला है उसको भी आपको याद रखना। और जो रचनाएं कालजयी हैं या जो रचनाएं पुरस्कृत हैं उनकी विधा भी आपको याद रखना है। जैसे निकम्मा लड़का किस विधा की रचना है, 2500 का 150 किस विधा की रचना है ना? सिंदूर क्या नाम है, सिंदूर की होली किस विधा की रचना है। तो इस तरह की जो रचनाएं बहुत चर्चित है उनकी विधा भी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है। प्रश्न आया, सर क्या पीवाईक्यू के बाद में रामचंद्र शुक्ल बच्चन और सरस्वती पांडे हिंदी गद्य का इतिहास और कौन सी पुस्तक पढ़ें, जैसे पेपर आते 2021 एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, खास करके उन छात्रों के लिए है जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और टॉप करना चाहते हैं। तो देखिए यहां पर जैसे मैं बताता हूं कि ये इतनी किताबें पढ़नी, तो लोग कहते हैं अरे इतनी किताब पढ़नी है, ये तो बेकार है, ये तो डरा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जैसे आदिकाल आप देखेंगे तो आदिकाल पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, आदिकाल का उद्भव विकास, तो ये आदिकाल पर हजारी प्रसाद द्विवेदी किताब से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बनेंगे। भक्तिकाल पर रामचंद्र शुक्ल सबसे अच्छे हैं, शिव कुमार मिश्र की किताब भक्तिकाल पे अच्छी है। रीतिकाल पर नगेंद्र के द्वारा संपादित जो भाग है रीतिकाल पर वो बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल पर बच्चन सिंह को पढ़िए काव्य वाले पक्ष के लिए, और गद्य वाले पक्ष के लिए रामचंद्र तिवारी को पढ़िए, यहां से प्रश्न बनता है। भगीरथ मिश्र और निशा अग्रवाल को काव्यशास्त्र के लिए पढ़िए, यहां से प्रश्न बनता है। तो प्रश्न जो है वो तो बनता यहां से है। अब कुछ आप वस्तुनिष्ठ किताब पढ़ना चाहते हैं तो वस्तुनिष्ठ किताब का जमाना एकदम लद गया है। ये सारी किताबें आपने पढ़ा है, नोट्स बनाया है, तब जाके वस्तुनिष्ठ किताब पढ़ते, तब उसका कोई काम है। अगर केवल आप सीधे सीधे वस्तुनिष्ठ किताब पढ़ने से ही शुरुआत कर देते हैं तब थोड़ी समस्या है। और सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य का सरल या हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, दोनों एक ही पुस्तक का नाम है, नाम बदल गया, वासुदेव नंदन की है, तो वो किताब आपको पढ़नी चाहिए, हिंदी साहित्य का सरल या हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। वहां से अपने उपन्यास को पढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए। और रामचंद्र शुक्ल की किताब अगर आपने नहीं पढ़ी आज तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तब भी बुरी स्थिति रहेगी। पढ़ लीजिए, भले कुछ ना समझ में आए लेकिन एक दो बार रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आप जरूर पढ़े रहिए। ठीक है, तो ये जो मानक पुस्तकें हैं हिंदी में, देखिए अब व्याकरण से कहां कहां से प्रश्न बनता है, विश्वनाथ की, हाँ, हिंदी में कहां कहां से प्रश्न बनते हैं व्याकरण में, तो एक तो देखिए जैसे कामता प्रसाद गुरु की किताब है, वहां से प्रश्न बनते हैं। दूसरी व्याकरण की पुस्तक कौन सी है, वासुदेव नंदन की किताब है, जहां से जो है व्याकरण के प्रश्न बनते हैं। हरदेव बाहरी वाला जो पोर्शन है शब्दार्थ प्रयोग वाला, वहां से शब्दकोश के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कामता प्रसाद, हरदेव बाहरी और वासुदेव नंदन, इन्हीं तीन किताबों से मिलाकर व्याकरण के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए सर, जो कथन नाटक निबंध कहानी उपन्यास आज से आते हैं उन्हें कैसे
तैयार करें। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी बहुत चर्चित रचनाएं हैं उनको पढ़ना चाहिए। अगर आप पीवाई की सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको यह लग जाएगा, जिस तरह से मैंने आपको पढ़ना बताया, आपको लग जाएगा कि कुछ ही नाटक हैं, 2 से 3 नाटक हैं या अधिकतम 5 नाटक ऐसे हैं जिनसे ही पात्र कथानक पूछे जाते हैं, इसके अलावा नहीं पूछा जाता। तो आप उन 2-3 नाटकों को एक बार पढ़ लीजिए या उसका सारांश पढ़ लीजिए, तब जाके वो याद रहेगा, भूलेगा नहीं। अब आपने आषाढ़ का एक दिन कभी नहीं पढ़ा, कभी पढ़ा ही नहीं, अब उसके पात्र रंगिणी संगिणी कैसे याद रहेंगे आपको, मातुल कैसे याद रहेगा, नायिका कौन है, नायक कौन है, कैसे याद रहेगा। तो जब उस रचना के विषय में आप कुछ जानते रहेंगे, तब जाके उसके पात्र और कथानक भी आपको याद होगा। तो पीवाईक्यू पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि कुछ ही नाटक हैं, कुछ ही उपन्यास हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, तो समय मिले तो उनको पूरा पढ़ डालिए, और समय ना भी मिले तो कम से कम उनका सारांश जरूर पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि उसका कथानक भी आपको याद रहेगा, पात्र भी आपको याद रहेगा, अन्यथा केवल कथानक और पात्र आप पढ़ेंगे तो भूल जाएगा। देखिए, हमेशा पढ़ने का मन नहीं करता है, जिस दिन पढ़ने का मन ना करे, चलिए आज चंद्रगुप्त पढ़ लूंगा, आज ध्रुवस्वामिनी पढ़ लूंगा, आज जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक पढ़ लूंगा, कोई अन्योपदेशिक नाटक जो है का पढ़ लूंगा, तो वो भी आप पढ़ लेंगे, तो इस तरह से इंजॉयमेंट भी हो जाएगा और वो कृति भी आप पढ़ लेंगे। ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। संदीप जी, उषा जी नमस्कार। सपना कह रही सर हमारे पास बच्चन की, ठीक है। आप आपका जो नोट्स बना रहे हैं, नोट्स पढ़ने के अलावा और कौन सी बुक पढ़ना पड़ेगा? देखिए, मैं जो नोट्स आपको बनवा रहा हूं उसमें सारी बुक्स का सार है। आपने देखा होगा अभी जो नए बैचेस मैंने शुरू किए उसमें मैं बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाता हूं, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाता हूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, नगेंद्र का, ये सारे इतिहास ग्रंथ और उनके महत्वपूर्ण कथन भी आपको पढ़ाता हूं, कुछ भी नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग आलसी अपने से पढ़ेंगे नहीं तो मैं ही पढ़ा दूं। लेकिन ये सारी चीजें क्या करता हूं, मैं कट कट के पढ़ाता हूं। अब मान लीजिए अगर आप अपने से कोई ग्रंथ पढ़ेंगे और फिर मेरी कक्षा को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। अच्छा, अरे सर भी तो यही बता रहे थे, सर भी यही पढ़ा रहे थे, या आप कहीं प्रश्न देख लिए, दूसरे के यहां पढ़ते हैं और आपने रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ा है और कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत हिट करेगा, अच्छा ये तो मैंने कहीं पढ़ा था यार, भले याद ना हो कि शुक्ल जी के इतिहास में पढ़ा था। तो किताबें जो पढ़ते हैं आप, उसका कोई भी ऑप्शन ही नहीं है, वो तो सोने पे सुहागा है। मतलब जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है या जिनको जल्दी याद हो जाता है, उसके पीछे का कारण केवल एक है कि उन्होंने टेक्स्ट बुक पढ़ा है। जिन लोगों ने केवल वस्तुनिष्ठ हिंदी से ही अपनी हिंदी की जर्नी शुरू की है, उनको हो सकता है कि जल्दी में याद हो जाए, लेकिन वो ड्यूरेबल नहीं, वो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा और उससे प्रश्न गलत ही हो जाएंगे जब तक आप किताबों से तैयारी अपनी नहीं शुरू कर। ये इसका मामला है, ठीक है। तो और भी अगर किसी का कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आज इसीलिए मैंने ये सेशन रखा है कि जितने लोग हैं जिसका भी जो डाउट है वो मैं सब क्लियर कर दूं, पूरी बातें आपको बता दूं, ठीक है। देखिए, अभी हमारे पास 2 तरह के बैच चल रहे हैं। एक बैच है जो 120 दिन का है, वो केवल टीजीटी और जीटी। एक बैच हमारे यहां चल रहा है जो कि 6 महीने का है, ठीक है। जिस बैच का नाम क्या है, आरंभ बैच है, जो कि अपकमिंग 2025 की वैकेंसी, ठीक है। और एक बैच चल रहा है जो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जिसमें हम केवल रिवीजन करवा रहे हैं, रिवीजन बैच है, ठीक है। और एक टीजीटी पीजीटी का भी रिवीजन बैच है। तो ये सारे बैचेस आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक रिकॉर्डेड बैच भी हमारे पास, जिसमें पूरा पढ़ाया गया है और सबके नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज, सब कुछ उपलब्ध है उसमें, वो रिकॉर्डेड बैच। सारे बैचेस आप कैसे ले सकते हैं, केवल व्हाट्सएप करके 9628959237 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ये बैचेस आप ले सकते हैं, ठीक है। सर जी, आदिकाल की क्लास कैसे मिलेगी? जैसे सारी क्लासेस मिल रही वैसे आदिकाल भी मिलेगी। आदिकाल का प्रैक्टिस मैंने करवा दिया है, सारे आदिकाल के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, लगभग 300 से 400 प्रश्न मैंने पब्लिक सॉल्व कराए हैं। टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आदिकाल का सीरीज आपको, ठीक है।
एमपी सेट का कट ऑफ कितना जाएगा अभी इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा समय दीजिए, मैं ऐसे नहीं बता सकता हूं क्योंकि मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है कितना जाएगा, मैं देखूंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। इस पे अलग वीडियो भी बना दूंगा अवनीश जी। आपके पढ़ाने के बाद याद आ जाता है बट बुक का भूल जाते हैं, ठीक है। दरअसल आप लोग उल्टा करते हैं, मुझे मतलब मेरे पढ़ाने के बाद बुक नहीं पढ़ना है आपको, बुक पहले पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको आदिकाल पढ़ाऊंगा, तो आदिकाल आप बामुश्किलन देखिए तो 10 से 15 पेज, इससे ही कम होगा, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 10 पेज में खत्म हो जाएगा। आप 10 पेज का पढ़ के आइए, भले कुछ नहीं याद रहे, अब मेरे द्वारा जब पढ़ाया जाएगा तो आपको सारी चीजें रिकॉल होंगी, अच्छा सर ने तो ये पढ़ाया था, अच्छा सर ने तो ये पढ़ाया था, अब वो पक्का हो जाएगा। लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद जब आप पढ़ने जाएंगे तब चीजें मजा नहीं आएंगी। अब वैसे ही बात होगी जैसे आपके घर में किसी लड़की की शादी आ जाए, मतलब आप लड़के हैं, कोई लड़की वाले आपके घर आ जाएं और आपको मालूम चले अरे ये तो मेरी क्लासमेट है, इसको तो मैं लाइन मारता था, बड़ी खुशी होगी आपको। लेकिन बाद में ये चीज मालूम पड़े तो इतना मजा नहीं आएगा। वैसे आप किताब पढ़ कर आएंगे मेरी क्लास को पढ़ने के लिए और वो फैक्ट टकरा जाएगा तो आपको खुशी होगी, अच्छा अच्छा ये तो मुझे मालूम है, तो मैंने पहले पढ़ा था या मैंने कहीं सुना था। तो ये बेस्ट वे है तैयारी करने का, पढ़ने का। देखिए आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, जो भी आपकी सहायता हो सकती है वो कर दी जाएगी, ठीक है। सर ऐप में क्लास नहीं चल रही, देखिए जिनका भी कोर्स खत्म हो चुका है उनके यहां क्लास कैसे चलेगी, बस उनके यहां जो रिवीजन का वीडियो है पब्लिक चल रहा है। जब कोर्स खत्म हो गया तो उसमें क्या पढ़ाएंगे, दोबारा तो वीडियो वही डाल नहीं सकते सेम, तो आप लोग पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अरे तुलसीदास जी के जन्म के बारे में बता दीजिए, क्या बता दे भाई। आपसे प्रेरणा मिलती है, धन्यवाद, आप सब मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। सर जी पंक्ति कहां से पूछी जाती है, अखिलेश जी ने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए जो पंक्तियां पूछी जाती हैं, देखिए ये मैं बात आपको बता रहा हूं कि YouTube पर कोई भी ऐसा टीचर आपको नहीं मिलेगा जो ये बताए। उसके पीछे कारण क्या है कि सभी लोग सोचते हैं कि अपना एक ब्रह्मास्त्र बचा के रखूं मैं, लेकिन मैं अपना कोई ब्रह्मास्त्र बचा के नहीं रखता। ठीक है, आप सब पास हो जाएं, आप सब सफल हो जाएं, कहीं से भी हो जाएं, किसी भी तरह से हो जाएं, किसी के यहां पढ़ लें, कहीं भी पढ़ लें, आप सफल होने चाहिए। तो पंक्तियां जो पूछी जाती हैं, जितने भी इतिहास के ग्रंथ हैं और जितने भी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जिन भी पंक्तियों का कोटेशन दिया रहता है वहीं से ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे। मान लीजिए अखरावट की पंक्ति पूछ ली गई, तो वो अखरावट की पंक्ति पक्का है, चाहे वो रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में हो, चाहे बच्चन सिंह के हो, चाहे नामवर जी ने अपने आलोचनात्मक ग्रंथ में उसकी चर्चा की हो। केवल दो ही जगह वो पंक्ति होगी, या तो किसी इतिहास ग्रंथ में होगी या तो किसी आलोचनात्मक ग्रंथ में। वो सीधे सीधे टेक्स्ट बुक से पंक्तियां नहीं पूछी जाती, टेक्स्ट बुक से वही पंक्तियां पूछी जाती है जो आपके सिलेबस में है। अब जैसे परमानंद दास की पंक्ति अगर पूछ ली, तो परमानंद दास की पंक्ति इसलिए पूछी जाती है क्योंकि वो सूरदास के बाद वात्सल्य के दूसरे बड़े कवि हैं अष्टछाप में। तो ये उदाहरण कहीं ना कहीं जरूर होगा, चाहे वो शुक्ल जी किताब हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी किताब में हो, चाहे बच्चन सिंह की किताब में हो, जहां ये वात्सल्य का सूरदास के बाद दूसरे बड़े कवि का उदाहरण होगा, वहीं की काव्य पंक्ति ही आपके पेपर में देखने के लिए मिल जाएगी। अनंत दास की परचयी की पंक्तियां पूछ ली जाएगी, नाभादास की पंक्तियां पूछ ली जाएगी। अब आप देखिए कि नाभादास ने सभी कवियों के विषय में कुछ ना कुछ बातें कही हैं, तो नाभादास की पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाभादास की किताब के विषय में जो इतिहास में कोटेशन दिया गया है वहीं से ही प्रश्न उठाकर पूछा जाता है। इसीलिए आप किसी भी कक्षा कर लें, कुछ भी पढ़ लें, कैसे भी कर लें, कई ऐसी पंक्तियां जो आपको एकदम नई दिखाई देती हैं, उनके जवाब आप नहीं दे पाते। उसके पीछे कारण है कि आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा है। तो हमेशा आपसे एक दो चार प्रश्न ज्यादा रहेगा जिसने टेक्स्ट बुक पढ़ा है। तो टेक्स्ट बुक पढ़ने का कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, वो सोने पे सुहागा ही रहेगा। ठीक है।
टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी? देखिए टेस्ट सीरीज जो है साथी, हम टेस्ट सीरीज जो है वो परीक्षा से पहले देते हैं। मतलब हमारे यहाँ उस प्रकार की टेस्ट सीरीज की व्यवस्था नहीं है कि आप ले लीजिए प्रैक्टिस करते रहिए। टेस्ट सीरीज कह सकते हैं उसको, मॉडल पेपर कह सकते हैं। तो मॉडल पेपर आपको देते हैं जो परीक्षा में संभावित होता है कि उस तरह के या वैसे ही प्रश्न आपके यहां पेपर में पूछा जाएगा। तो ये कब देते हैं? परीक्षा से लगभग 15 दिन पहले देते हैं। परीक्षा से 10 से 15 दिन पहले आपको ये पेपर देते हैं। जितने लोगों ने बैच ज्वाइन किया है उनके सीधा ऐप पर ही चला जाता है, और जो बाद में लेना चाहते हैं बाद में मिल जाता है। ये व्यवस्था रहती है। ठीक है सर, सारी रचनाएं आपस में मिल जाती हैं, कैसे याद करें? देखिए अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सारी रचनाएं मिल कैसे जाती हैं। तो मिलने का एक तात्पर्य है या तो विधा उसकी भूल जाती है, और या तो एक ही नाम से जो मिलती जुलती रचनाएं हैं वो आप कह रहे हैं कि मिल जाती हैं। मैं यही समझ पा रहा हूं, आपके प्रश्न का जो तात्पर्य है वही होगा। देखिए यहां पर विधा, विधा तब आपको याद रहेगी जब आप उसको अलग से लिखेंगे। देखिए कुछ रचनाएं ऐसी हैं, खास करके अन्य गद्य विधाएं जितनी हैं, अन्य गद्य विधाएं, ठीक है, वो उसकी विधा पूछी जाएगी। किस विधा की रचना है? नवीन रचनाएं, जितनी भी नवीन रचनाएं हैं उनकी भी आपसे विधा। इसके अलावा पुरस्कृत रचनाएं, इनकी भी आपसे विधा पूछी जाएगी कि इस विधा की रचना। तो मिलती जुलती रचनाएं, नवीन रचनाएं, अन्य गद्य की विधाएं और पुरस्कृत रचनाएं, इन सब से पूछा जाता है कि यह किस विधा की रचना ही आपसे पूछा ही जाएगा। अब यहां पर देखिए कि जो रचनाएं हमेशा आती और आपको भूल जाती, ऐसी रचनाओं की विधाओं की अलग सूची बनाइए। ऐसी रचनाओं की आप सूची बनाइए, जैसे अष्टायाम। ठीक है, अष्टायाम कितने लोगों ने लिखा है? या सुजान के नाम पर कितनी रचनाएं मिलती हैं, किस किसने लिखी? या भ्रमर गीत परंपरा में कितने लोगों ने लिखा है, कौन कौन सी रचना लिखा है? या तो बिहारी की रचना का नाम क्या है? नहीं याद आएगा। तो उन्होंने सतसई लिखा है। सतसई परंपरा में कितने लोगों ने रचनाएं लिखी हैं? ये सारे प्रश्न पेट हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर इन सब की अलग आपको एक लिस्ट ही बना लेनी है। ठीक है, अगर आप ऐसी लिस्ट बना लेंगे तो यह सवाल जीवन में आपका गलत नहीं होगा। तो थोड़ा सा काम आपको करना पड़ता है। सर मैंने 14/11/24 को हिंदी टीटी की ब्रह्मास्त्र बैच लिया था, ऐप पर क्लास नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं ब्रह्मास्त्र बैच देख लेता हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है लक्की जी। नाद बिंदु के विषय में बता दीजिए। देखिए वैसे पढ़ाता तो मैं रोज हूँ, अब नाद बिंदु बढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो अपने पर्सनल प्रश्न पूछ रहे हैं उससे रह जाएंगे। बाकी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ नाद बिंदु का मतलब क्या है। ठीक है, तो देवसेन की ये पंक्ति है। ठीक है सर 26। ठीक है ठीक है, चलिए एक बार आप सब और भी जो भी आप सबका डाउट हो, जो भी सवाल हो, फटाफट पूछ लीजिए। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप फटाफट पूछ लीजिए। बाकी आप क्लियर पूछ लीजिए कि नाद बिंदु में क्या पूछना चाहते हैं। सर नाद बिंदु के विषय में। देखिए
ये आदमी है, ठीक है, ये उसका शरीर है, ठीक है? अब यहां क्या है, ये चक्र हैं और ये चक्र यहां तक आते हैं, यानी मस्तिष्क तक आते हैं। ये यहां तक जो है, ये सारे चक्रों का जागरण करना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है, और फिर यहां पर ये श्वास को ऊपर की तरफ चढ़ाना पड़ता है, और यहां पर आने के बाद ये जब जागृत हो जाती है तो फिर क्या होता है कि सीधे ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो संत साहित्य में, नाथ साहित्य में इस तरह की स्थिति बताई गई है। अब यहां क्या है, शिव और शक्ति आदि तत्व हैं, प्रकाश रूप शिव विमर्श या स्मूर्ति रूप शिव शक्ति में प्रवेश करती है और बिंदु का स्वरूप ग्रहण करती है। शक्ति शिव में प्रवेश करती है और तब बिंदु विकसित होने लगता है। बिंदु से नाद यानी स्त्री तत्व का उद्भव होता है। बिंदु और नाद एक होकर संश्लिष्ट बिंदु बन जाते हैं। पुरुष एवं स्त्री दोनों तत्वों का संश्लिष्ट रूप में प्रतिनिधित्व करने वाला यह बिंदु ही काम कहलाता है, ठीक है। तो यानी कि दो चीजें हैं, नाद, घन, बिंदु। अब ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है, काम कहलाता है। स्त्री और पुरुष का जो संसर्ग है वो काम कहलाता है, नाद और बिंदु। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसमें क्या था कि नाथों ने इस पर, सिद्धों ने इस पर बहुत काम किया, सिद्ध साहित्य ने बहुत काम किया। वो क्या करते हैं कि काम की अवस्था में वो वीर्य के निषेचन को रोकते हैं और वीर्य को ऊर्ध्व की ओर ले जाते हैं, यानी वीर्य का निषेचन न होने पाए और वो इस तरह से ऊपर की ओर उसको चढ़ाने का प्रयास करते, ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करते, ठीक है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। बाकी और डीप में बताएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और स्ट्रक्चर बता के आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और भी गुरुजी बताएं कि न्यू कैसे रीडिंग करते टाइम और ज़्यादा बुक हैं। न्यू मोम्स कैसे रीडिंग करें? अच्छा, मैंने कैसे तैयारी करें, हाँ देखिए, कुछ चीजें आप एकदम समझ लीजिए। चयन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल नोट्स पढ़ने मात्र से चयन नहीं हो जाएगा, एक बार कोर्स पढ़ने से चयन नहीं होगा। पूरे कोर्स को ईमानदारी से पूरा पढ़ना पड़ेगा, एक बार पूरे कोर्स को ईमानदारी से रिवीजन करना होगा, एक बार पूरे कोर्स को चैप्टर वाइज एमसीक्यू करना होगा, एक बार, और फिर सबसे अंत में पूरे कोर्स का जो भी डाउट है वो क्लियर करना होगा, एक बार, और सबसे अंत में परीक्षा देते समय केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अनुसार है उसको पढ़ना है। यानी कुल कितने फेज हो गए, 1 2 3 4 5। आप ये सोचिए कि केवल एक बार हम पढ़कर जाएं और पेपर दे दें, तो इससे यह संभव नहीं है, ठीक है। कक्षा जो आपकी पब्लिक कक्षा चलती है वो रात को 10 बजे चलती है, ठीक है, जहां पर मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सारे जो आपके सवाल हैं और सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। बार बार लोग पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज आप सबसे बात में सीधे कर लेता हूं। अगर अभी भी आप सबका कोई सवाल है, भी आपके मन में डाउट है हिंदी की तैयारी को लेकर, तो अगले 2 मिनट तक आप सबके सवाल यहां पर रहेंगे। सर बीए सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत और एमए प्राइवेट हिंदी से एक दोनों साथ कोर्स कर सकते हैं? जी हाँ उषा जी, एकदम कर सकते हैं। एक डिग्री कोर्स, एक डिप्लोमा कोर्स, एक प्राइवेट, एक रेगुलर आप कर सकते हैं, वैलिड है, ठीक है। तो साथियों केवल 2 मिनट तक ऐप पर क्लास नहीं चलती है। अगर आपका कोर्स खत्म हो गया होगा तो ऐप पर क्लास नहीं चल रही होगी, कोर्स नहीं खत्म हुआ है तो ऐप पर क्लास चलती रहती है। कोर्स नहीं खत्म हुआ है, कुछ बाकी रह गया है,
तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बता दीजिए, मैं उसको रिव्यू कर लूंगा। ठीक है, आपके कोई भी डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग काफी देर से बात कर रहे हैं। आप इस वीडियो को एंड करेंगे, फटाफट आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, तो बहुत सारे लोग जुड़े, उषा, टारगेट यूपी टीजीटी, अंकिता श्रीवास्तव, रचना, प्रेमचंद, प्राइमरी स्कूल कह रहे हैं सर सिद्धनाथ एक बार शॉर्ट में समझा दें। अच्छा ठीक है, देखिए सिद्ध और नाथ बहुत ही कठिन कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं। दरअसल सिद्ध कौन थे और नाथ कौन थे? सिद्ध वो थे जिन्होंने बौद्धिज्म से अपना नाता तोड़ लिया। दरअसल बुद्ध के जाने के बाद, यानी बुद्ध के स्वर्गवास के बाद, बौद्धिज्म स्वर्गवास भी नहीं कह सकती क्योंकि वहां स्वर्ग नरक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके यहां दो भाग हो गया, एक हीनयान और एक महायान के रूप में सिद्ध मतलब बौद्धिज्म बट गया। एक को वज्रयान और एक को सहजयान कहा जाने लगा। वज्रयानी जो थे ये सिद्ध के रूप धारण कर लिए, और उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि एक वर्ग ये चाहता था कि जो लोग गृहस्थ धर्म में रहेंगे वो सिद्ध हो सकते हैं, और एक कॉन्सेप्ट ये था कि कुछ लोग जो सिद्ध होना चाहते हैं, यानी जो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो जब तक अपना घर नहीं छोड़ेंगे वो सफल नहीं हो सकते, सिद्ध नहीं हो सकते। और एक थे कि आप चलिए ठीक है गृहस्थ धर्म के साथ भी हो सकते हैं, यानी गृहस्थ धर्म को आधार बनाकर दो भाग कर दिया गया सिद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म का। उसी में एक धारा आई जो जादू टोना टोटका के आधार पर उन्होंने बौद्धिज्म को अप्लाई करना शुरू किया। दरअसल उस समय हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा जादू टोना टोटका था और लोग इस पर बहुत विश्वास करते थे, तो सिद्धों ने भी यही काम किया कि जादू टोना टोटका के आधार पर उन्होंने एक व्यवस्था बनाई जिसमें बहुत सारी छोटी तबकी की जातियां उनसे जुड़ने लगी। उन्होंने पंच मकारों का प्रयोग किया, मदिरा, मांस और मैथुन, मुद्रा, इन सब का अतिरेक किया कि भाई ये सब आप खूब कर लीजिए, इनसे जब आपका मन भर जाए तब फिर आप क्या करेंगे, तब आप किसी एक महामुद्रा को चुन लीजिए, किसी योगिनी को चुन लीजिए और उसके साथ संसर्ग स्थापित करिए और आप सिद्ध हो जाए। लेकिन इनसे कोई निकल ही नहीं पाया बाहर, इन्हीं सारी चीजों में लोग फंसे रह गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि इससे निकलवाने के लिए लोगों को मत्स्येंद्र नाथ के जो शिष्य थे गोरखनाथ ने कहा कि भाई इसमें तो लोग फंस जा रहे हैं, इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो ईश्वर की तरफ ध्यान उनका कैसा जाएगा। तो उन्होंने एक और नया पंथ बनाया जिसे नाथ पंथ के नाम से जानते हैं। तो जो जो चीजें सिद्धों में थी समस्या के रूप में उसको उन्होंने हटाया और एक नए प्रकार का पंथ तैयार किया जिसमें लोग नाथ पंथ में जुड़ते चले गए। सिद्ध और नाथ दोनों साहित्य के अंतर्गत नहीं आते, इन्होंने अपने सांप्रदायिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे गीत लिखे। जैसे चर्या पद जो लिखे गए वो धार्मिक अनुष्ठानों के समय लिखे गाए जाने वाले गीत थे। जैसे हिंदुज्म में था कि कोई मंत्र पढ़ा जाएगा शादी के समय, तो बौद्धों के यहां तो होना चाहिए, सिद्धों के पास भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो भी धार्मिक अनुष्ठान थे उसके लिए जो गीत लिखे गए वो चर्या पद कहलाए, इस तरह के गीत थे। ऐसे नाथों के यहां भी था। तो कुल मिलाकर जो हिंदू धर्म में कुरीतियां थी उन कुरीतियों से भी बचने के लिए अब नाथ पंथ क्या था, उस समय बहुत सारे लोग डर के मारे मुसलमान हो जा रहे थे, तो मुसलमान होने से बचने के लिए बहुत सारे नाथ पंथ में चले गए, क्योंकि नाथ पंथ एक ऐसी धारा थी जो लोग हिंदू भी नहीं थे मुसलमान भी नहीं थे जो नाथ हो गए थे, तो मुसलमान लोग उनको नहीं परेशान करते थे जो नाथ हो जाते थे, क्योंकि उनका टारगेट था कन्वर्जन करवाना, धर्म परिवर्तन करवाना, और धर्म परिवर्तन किससे करवा रहे थे, जो हिंदू थे। तो कुछ मुसलमान भी ऐसे थे जो नाथ हो गए और कुछ हिंदू भी ऐसे थे जो नाथ हो गए, यानी कि एक सिक्योर प्लेस बन गया था जहां पर जाने से मुसलमान किसी को परेशान भी नहीं करते थे। बाकी तो इस पे जितनी ही बात कर लें वो कम ही है।
सर जी मेरे पास पहले ही आपके 2 बैच हैं। हाँ हो जाएगा काम। सर इंग्लिश की क्लास कब से चलेगी? इंग्लिश की क्लास तो चल रही है। चलिए, तो लगभग सारी बात हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। ध्रुपद गायन जो है इसका संबंध ब्रज भाषा से है, लेकिन इसकी उत्पत्ति और सारा जो इसका वर्जिन है, ओरिजिन जो है वो बांग्ला से है, ठीक है। इसका प्रयोग किया गया यहां पर हिंदी साहित्य, ठीक है। नहीं भाई, सिद्ध कहां मूर्ति पूजा में करेंगे? उन्होंने हिंदुओं की सारी जितनी भी चीजें थी उन सब का तिरस्कार किया। उन्होंने पुनर्जन्म की अवधारणा खत्म की, स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट खत्म किया। ये सारा चीज विरोध में ही था, जो भी आडंबर थे उस सब का विरोध सिद्धों ने किया है, ठीक है। चलिए, तो लगभग सारी बातों पर चर्चा हो चुकी है। आप लोग इतनी रात को भी हमको सुनने के लिए यहां पर एकत्रित रहे, बड़ा अच्छा लगा। अभी भी अगर किसी का डाउट, कोई प्रश्न छूट जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। जैसे मुझे समय लगेगा मैं उस कमेंट को इकट्ठे करके फिर से आपके सामने आ जाऊंगा, कुछ बातचीत आपसे फिर कर लूंगा। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, आप कमेंट में आ जाइएगा। आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हो और ना पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी समस्या का समाधान होना चाहिए। मेरी तरफ से जो भी आपकी हेल्प हो सके मैं वो करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप सबसे मुलाकात होगी जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।